हेलो दोस्तों, मैं विनय अपने इस यूट्यूब चैनल सीएमसी मिश्रा फैमिली पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम चाहते हैं ना, ये सिलसिला आगे भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे देश के फ्यूचर हो। आपका ठीक होना ही हमारे देश को ठीक करता है। तो आइए मित्र, उस सिलसिला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, हम कल के लेक्चर में छोड़े थे। हाँ, आपसे हमारी पुरानी रिक्वेस्ट फिर से होगी कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप हमारे इन लेक्चर को देख लो, ताकि इनसे और आज के लेक्चर से आप रिलेट कर पाओगे और आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। मित्र, आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करने चल रहे हैं ना, उसे हम आपके इस बोर्ड स्क्रीन पर मेंशन किए हुए हैं। ऐसे कहें तो मित्र, आज का हमारा पूरा लेक्चर जो है ना, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में होना है, वीना समझौता सम्मेलन के बारे में होना है। ऐसे कहें तो वीना समझौता सम्मेलन में रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और प्रसा का क्या योगदान रहा, इसके बारे में होना है। मेटरनिख के बारे में होना है, और वीना सम्मेलन का क्या उद्देश्य था, और वीना सम्मेलन के बाद यूरोप की स्थिति में क्या बदलाव आया, इसके बारे में बातचीत होना है। मित्र, मैं अपने पुराने लेक्चर में, ऐसे कहें तो इन लेक्चर में, मैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको बताया। फिर से मैं एक छोटा सा रिव्यू कर देना चाहूँगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मित्र, आपकी जानकारी के लिए मैं बताया था कि फ्रांस की क्रांति जो थी, वह फ्रांस के राजा के विरुद्ध, ऐसे कहें तो सामंतों के सामंतवादी नीतियों के विरुद्ध, या कुछ विशेष लोगों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध आम जनता के द्वारा की गई क्रांति थी, जिसका उद्देश्य फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के साथ साथ राजतंत्र की जगह पर गणतंत्र को स्थापित करना था। और मित्र, ऐसा हुआ भी, जैसा आप 9th क्लास में इसे पढ़े हैं। लेकिन मित्र, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है, और नेपोलियन बोनापार्ट का आविर्भाव एक ऐसे मसीहा के रूप में होता है जिसके सुधार कार्यों ने वर्षों से रीस रही यूरोपवासियों के नासुरों पर कारागार मरहम का काम करने लगती है। और मित्र, परिणाम यह होता है कि वहां की जनता गणतंत्र को भूल करके राजतंत्र को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। मित्र, मैं अपने पुराने लेक्चर में यह भी बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट वो फ्रांस की स्थिति को तो सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभाता ही है, फ्रांस में जो विशेषाधिकार जन्म के आधार पर है उसे समाप्त तो करता ही है। ऐसे कहें तो फ्रांस की स्थिति को सुधार करने के लिए वह काम करता ही है। लेकिन फ्रांस से बाहर, ऐसे कहें तो यूरोप के वैसे राष्ट्र जो चर्च से दबे हुए थे, ऐसे कहें तो पादरियों से दबे हुए थे, उच्च वर्गों से दबे हुए थे, राजा महाराजा के अंदर दबे हुए थे, उन पर तरह तरह के शोषण हो रहे थे, उन्हें भी बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन मित्र, जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट इस तरह की काम करता है, इस तरह की कार्यवाही करता है, धर्म से बाहर निकालने की काम करता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को लागू करने की काम करता है, ऐसे कहें तो कानून के समक्ष सबको बराबर लाने की बात करता है, तो मित्र, नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत लोग चिढ़ जाते हैं। ऐसे कहें तो नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट में वह सारे चर्च आ जाते हैं, सारे पोप आ जाते हैं, पूरे उच्च वर्ग आ जाते हैं, या वैसे राजा महाराजा भी आ जाते हैं जो चाहते हैं कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था ही रहे, यानी जो राजा महाराजा की जो पावर है, जो उनकी दैवीय शक्ति वाला जो अधिकार है, वह कम ना हो। ये सारे लोग नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं। और मित्र, जैसे जैसे फिर समय आगे बीतता है, नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में, ऐसे कहें तो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। तो मित्र, यह तो रहा छोटा सा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में परिचय। अब हम बताते हैं कि वीना समझौता सम्मेलन क्या था। तो मित्र, आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जब 1815 में वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है, तो जो विजयी शक्तियां होती है, ऐसे कहे हैं तो जो जो राष्ट्र मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को हराए रहते हैं। अब जो जो राष्ट्र कहने का मित्र मैं बात करूं, तो आप याद रखेंगे, एक ब्रांड स्पेलिंग याद रखेंगे, बी का मतलब मित्र ब्रिटेन याद रखेंगे, आर का मतलब रूस याद रखेंगे, ए का मतलब
ऑस्ट्रिया याद रखेंगे और मित्र प्रसा याद रखेंगे और डी का मतलब ड्यूक मेटरनिक याद रखेंगे। इन लोगों के सहयोग से ही नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई होती है। यह सारे राष्ट्र मिल करके ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाते हैं जिसको मेरे मित्र ट्रीटी ऑफ वियना 1815 कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसी को वियना समझौता सम्मेलन कहते हैं। फिर से मैं रिकॉल करना चाहूँगा, नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद, ऐसे कहें नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद जो विजयी शक्तियाँ होती है, विजयी शक्तियाँ में जैसे ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, यह सब लोग मिल करके ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक समझौता करते हैं, एक सम्मेलन बुलाते हैं जिसको मित्र वियना सम्मेलन कहते हैं और यह 1815 में होता है। और मुख्य रूप से बात करें ना तो इसकी मेजबानी जो है ना वह मेटरनिख करता है। और मेटरनिख के बारे में मित्र मैं बात करूं, आपके बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आता है कि आप मेटरनिख युग से क्या समझते हैं, तो थोड़ा सा मेटरनिख के बारे में मित्र मैं बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा वियना समझौता का उद्देश्य क्या था, क्यों इस सम्मेलन को बुलाया गया। तो मित्र 1773 में, ऐसे कहें तो 1773 में मेटरनिख का जन्म होता है। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है जो घोर प्रतिक्रियावादी होता है। अच्छा, ये वर्ड नहीं समझ पा रहे हैं, घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब मित्र यह हुआ है ना कि मेटरनिख भी उन कुलीन वर्गों में आता है, उन धनी वर्गों में आता है, उन वर्गों में आता है जिसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया होता है। ऐसे कहें तो फ्रांस की क्रांति में जो उच्च वर्ग थे जिन्हें नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था, उसी वर्ग से, ऐसे कहें तो उसी से मेटरनिख आता है जो अपनी बर्बादी को, अपने पूर्वजों को बर्बादी को काफ़ी करीबी से देखा होता है और वह हमेशा ऐसा प्रयास करता है कि कभी वह ऐसा दिन जरूर आए मेरे लाइफ में कि हम अपनी पुनः फिर से स्थिति को क्या कर सकें, ला सकें, ऐसा मेटरनिख सोचता है। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब मित्र यह है ना कि मेटरनिख बदलाव नहीं चाहता है। मेटरनिख चाहता है कि यूरोप में जो पुरानी व्यवस्था है ना, पुरानी व्यवस्था कहने का मतलब कि जो यूरोप के आम जनता पर जो चर्च का दबदबा है ना, जो राजा महाराजा का दबदबा है ना, वह फिर से बरकरार रहे, नया किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आए। इसी को घोर प्रतिक्रियावादी कहते हैं। और यह वियना समझौता की, ऐसे कहें तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है ना मेटरनिख ही करता है। और मेटरनिख का कहें तो राजनीति में एंट्री जो है ना 1815 से लेकर 1848 तक होती है, 1848 तक होती है। इसी को मित्र मेटरनिख युग कहते हैं। फिर से थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देना चाहेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद मेटरनिख की एंट्री होती है 1815 में और 1848 तक रहता है, जो चाहता है कि नेपोलियन के द्वारा जो भी कार्य हुआ है ना उसको समाप्त कर यूरोप में उन पुरातन व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया जाए, यानी किसी प्रकार की कोई चेंजिंग ना हो, जिसे नेपोलियन ने किया था, फ्रांस की क्रांति ने किया था। इसी को मित्र मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। और मेटरनिख का कुछ स्टेटमेंट है मित्र जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और इससे आप और भी क्लियर हो पाएंगे ना कि मेटरनिख कैसा व्यक्ति था। मेटरनिख कहता था कि जैसा है ना वैसा उसे वैसा ही रहने दो, जो जैसा है ना उसे वैसा ही रहने दो, किसी प्रकार का परिवर्तन न करो, क्योंकि परिवर्तन करना जो है ना पागलपन है और परिवर्तन का ही दूसरा नाम क्रांति है। और क्रांति की मांग स्वतंत्रता, समानता और ऐसे कहें संविधान की मांग जो है ना यह एक महामारी की तरह है जिसे हर हालत में मिटाना होगा, हर हालत में इसे दबाना होगा। मित्र मेटरनिख यह भी कहता है कि शासन करो पर शासन में किसी प्रकार की बदलाव ना करो, क्योंकि बदलाव क्रांति मांगेगी और क्रांति जो है ना ऐसे कहें तो क्रांति जो है ना फ्रांस के घृणित क्रांतिकारियों की मांग है। और यह फ्रांस जब छींकता है ना तो पूरे यूरोप को जुकाम होता है, इसलिए पूरे यूरोप में जहां भी क्रांति होने की संभावना है उसे कुचल डालो, उसे दबा डालो, इस तरह का सोच मित्र मेटरनिख रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि मेटरनिख कैसा व्यक्ति होता है।
और मित्र हम बताना चाहेंगे कि यह जो वीना सम्मेलन जो था ना, इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, जिसकी मेजबानी जो था ना वह मेटरनिख कर रहा था। तो मित्र आइए मित्र हम बात करते हैं अब कि वीना समझौता सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो इसे हम 4 उद्देश्य से जान सकते हैं। पहला उद्देश्य तो मित्र यह होता है, वीना समझौता सम्मेलन का उद्देश्य यह होता है कि यूरोप में पुरातन व्यवस्था को लागू किया जाए। पुरातन कहने का मतलब यह है कि पहले जो राजा महाराजा जिस दैवीय शक्ति के आधार पर रहते थे, ऐसे कहें तो अपने को जो ईश्वर समझ रहे थे, ईश्वर का प्रतिनिधि समझ रहे थे, वह बरकरार रहे। पुरातन व्यवस्था में ऐसे कहें तो चर्च की जो पावर थी वह बरकरार रहे। दूसरा उद्देश्य की मित्र मैं बात करूं तो विजयी शक्तियां जो मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को हराई थी, उन्हें कुछ पुरस्कार दिया जा सके, या वैसे लोगों पर कुछ क्षतिपूर्ति के लिए दंड लगाया जा सके जो नेपोलियन बोनापार्ट का साथ दे रही थी। और तीसरा उद्देश्य की मित्र मैं बात करूं तो वैसे क्रांतिकारियों को दबाना था जो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में अपनी योगदान दे रहे थे, या ऐसे कहें तो फ्रांस की तरह फिर से कोई राष्ट्र उठ खड़ा ना हो जाए, इसके लिए काम करना यह तीसरा उद्देश्य था। और चौथा उद्देश्य की मित्र मैं बात करूँ ना तो थोड़ा सा पॉजिटिव भी इसे समझ सकते हैं, जो यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करना था। ऐसे कहें तो पूरे शांति को जला डालने का काम, ऐसे कहें तो शांति को भंग करने का काम जो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने युद्धों के माध्यम से कर रखा था, उसे थोड़ा शांत करना था। यह 4 मुख्य रूप से उद्देश्य थे मित्र। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए 1815 में जो वीना, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वीना में सम्मेलन होती है, जिसको वीना समझौता सम्मेलन के नाम से जानते हैं, उसमें मेटरनिख जो होता है वह इटली को कई छोटे छोटे भागों में फिर से डिवाइड कर देता है, जिसे एक नेपोलियन बोनापार्ट एक किया हुआ होता है। आप जानना चाहेंगे तो मित्र यहाँ पर मैं बोर्ड पर मेंशन किया हूँ, इटली के ही यह प्रदेश होते हैं सिसिली, नेपल्स। इसे बूर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया जाता है। उसके बाद रोम के आसपास का जो राज्य है यह पोप को दे दिया जाता है। अरे पोप का मित्र मैं बात कर रहा हूँ तो चर्च को दे दिया जाता है। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है। परमा मेडोना और टस्कनी हैब्सबर्ग को दे दिया जाता है। जेनेवा, सार्डिनिया, पीडमाउंट के राज्य जो हैं या पीडमाउंट के राज्य में मिला दिया जाता है। यानी एक ही देश के कई छोटे छोटे भाग पर कई देशों का नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है। आप जरा सोच सकते हैं मित्र कि यदि भारत को कई देशों में बांट दिया जाए, यानी भारत के कई राज्यों को कई देशों में बांट दिया जाए और भारत को एक करने की कोशिश की जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानियां क्रिएट होंगी। यही काम मेटरनिख, ऐसे कहें तो वीना समझौता में ऐसा होता है। अच्छा, यह हैब्सबर्ग आप नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो मित्र हम चाहेंगे कि आप अपनी बुक वाली मैप देखेंगे, उसमें उस समय 1815 की बातें मैं करूं तो उस समय मित्र हैब्सबर्ग हो गया, ऐसे कहें मित्र तो आपका रूसियन एम्पायर हो गया, ऐसे कहें तो ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया, ऑटोमन एम्पायर हो गया। यह सब साम्राज्य होते हैं मित्र उस जमाने में यूरोप में, जो अभी अलग अलग देश बने हुए हैं। ऐसे कहें तो हैब्सबर्ग जो है ना, ऑस्ट्रिया और हंगरी, यह दोनों को मिल करके मित्र हैब्सबर्ग साम्राज्य बोलते हैं, और ऑस्ट्रिया का ही चांसलर होता है मेटरनिख। तो आप देख रहे हैं ना कि इटली के ही यह प्रदेश हैं। हम चाहेंगे कि इटली वाली मैप भी देखेंगे, ऐसे आप देख भी सकते हैं, हम आपके बोर्ड स्क्रीन पर इसे सेट भी कर दिए हैं कि इसमें सिसिली कहाँ है, रोम कहाँ है, लोम्बार्डी वेनेशिया कहाँ है, परमा मेडोना और टस्कनी कहाँ है। आप इसे बारीकी से देखेंगे। जर्मनी की मित्र मैं बात करूं तो वीना समझौता सम्मेलन में जर्मनी में कुछ विशेष चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि 39 रियासतों का संघ कायम रहता है, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट इसे ऐसे किया रहता है। ऐसे 39 रियासतों के संघ के पहले यह जर्मनी बहुत छोटे छोटे पार्टों में रहता है, जिसे नेपोलियन 39 रियासत में किया रहता है, तो इसे बरकरार रखा जाता है। लेकिन इस पर कंट्रोल जो है ऑस्ट्रिया का होता है, जहां से मित्र मेटरनिख होता है। फ्रांस की मित्र में बात करूं तो फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू हो सके, ऐसे कहें तो नेपोलियन बोनापार्ट जैसा फिर से शासक ना आ सके, इसके लिए फ्रांस के आसपास मित्र बहुत सारे राज्य को स्थापित कर दिया जाता है, जैसे नीदरलैंड्स हो गया ये उत्तर साइड में, दक्षिण साइड में मित्र पीडमाउंट, जेनेवा हो गया।
इधर पश्चिम साइड की मित्र मैं बातें करूं तो प्रसा हो गया, यानी ताकि जैसे ही साम्राज्य अपनी बढ़ाने की कोशिश फ्रांस करेगा तो बाकी राष्ट्र को यह पता चल जाएगा और फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू हो सके, इसलिए वहां फिर से पुराने साम्राज्य, ऐसे कहें तो बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित कर दिया जाता है। अच्छा, यह बुर्बो वंश आप नहीं समझ रहे हैं? अरे 9th में आप समझे होंगे मित्र। बुर्बो राजवंश वही राजवंश है मित्र जहां से लुई 14वां आता है, लुई 16वां, लुई 18वां, ये सब आते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अरे फ्रांस के क्रांति से पहले जो राजवंश वहां था ना, जिसे फ्रांस के क्रांति के दौरान हटा दिया गया था, ऐसे कहें तो नेपोलियन बोनापार्ट के समय समाप्त कर दिया गया था, उस वंश को फिर से स्थापित कर दिया जाता है मित्र। और यह मेटरनिक की सोची समझी चाल होती है कि फिर से ऐसा जो है, क्या कहें, फिर से ऐसा जो है राष्ट्रवाद आगे न बढ़ सके या फिर से कोई परिवर्तन आगे आ न सके। और मित्र हमेशा कहता था मेटरनिक कि जैसा हो रहा है वैसा होने दो, जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि परिवर्तन करना जो है, यह क्रांति की शुरुआत करना है, ऐसे कहें तो परिवर्तन करना ही पागलपन है। और क्रांति की मांग या स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और संविधान की मांग जो है ना, यह महामारी की तरह है जिसे हर हाल में कुचलना चाहिए। तो मित्र यही कहें तो क्या होता है, यही कहें तो वीना समझौता सम्मेलन में यही होता है कि विजयी जो राष्ट्र होते हैं, विजयी राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, इन्हें यह सारे प्रदेश दे दिए जाते हैं और शांति को कायम रखने की बातें की जाती हैं। और मित्र शांति थोड़ा बहुत आगे बढ़ती भी है। हाँ, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि वीना समझौता सम्मेलन अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ इतना जरूर हो पाया कि आगे चल करके राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और आगे कहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे सामने आया। थोड़ा सा मित्र मैं आपकी बुक की बात को और आगे बढ़ाना चाहूँ तो फ्रांस में जब बुर्बो राजवंश स्थापित हो जाता है, ऐसे कहें तो वहाँ लुई 18वां जब फ्रांस का सम्राट बनता है तो फ्रांस की बिगड़ी हुई स्थिति को, ऐसे कहें तो फ्रांस के क्रांति को थोड़ा समझता है और ऐसे कहें तो मेटरनिक और फ्रांस की जो आम जनता थी वह दोनों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है और सामंजस्य बैठा करके काम करता है। और इसी का परिणाम मित्र होता है, मैं बात करूं तो 2 जून 1814 में वह एक संवैधानिक घोषणा पत्र देता है जिसमें नागरिकों की क्या मांग है, नागरिकों की क्या चाहत है, उस पर बात विचार विमर्श करता है। और इसी का परिणाम मित्र होता है कि यह 1848 तक, ऐसे कहें तो 1848 तक यह घोषणा पत्र अच्छा से चलता है। और मित्र एक समय भी आता है कि जब इस संविधान के घोषणा, ऐसे कहें तो इस घोषणा पत्र में एक और सम्राट आते हैं जिनका नाम रहता है चार्ल्स 10, वह थोड़ा सा चेंजिंग करने की कोशिश करते हैं जिसका परिणाम मित्र 1830 की क्रांति सामने आता है। तो मित्र 1830 की क्रांति पर बातचीत हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में मित्र हम आपको यही समझा पाए कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, मेटरनिक कैसा व्यक्ति था, वीना समझौता सम्मेलन का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, और वीना समझौता सम्मेलन कब हुआ, क्यों था, क्यों हुआ। मित्र मैं इस सारी बात को समझा पाया। फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा। मित्र नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था कि राजतंत्र कायम रहे, लेकिन राजा जनता के प्रति सोचे, जनता को अपने राष्ट्र से प्यार हो। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट में चर्च वाले थे, पोप थे, पादरी थे, ऐसे कहें तो उच्च वर्ग जो भी थे वह सब थे, या वैसे सम्राट, वैसे राजा महाराजा भी थे जो यूरोप के पुरातन व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते थे। और अंत में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय होती है 1815 में। और इन पराजय के बाद फिर से पुनर्स्थापना, ऐसे कहें तो पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में एक सम्मेलन बुलाई जाती है जिसकी मेजबानी जो है मेटरनिक करता है। मेटरनिक वह व्यक्ति है जो कभी बदलाव के पक्ष में नहीं है, वो बदलाव को क्रांति मानता है और क्रांति को हर हालत में दबाने की कोशिश करता है।
वीना सम्मेलन का उद्देश्य यही होता है मित्र कि पूरे यूरोप में क्रांति ना हो, पूरे यूरोप में पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित हो सके। विजित जो राष्ट्र हैं, ऐसे कहें तो जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, प्रसा है, इनको कुछ दूसरा क्षेत्र, ऐसे कहें तो नेपोलियन के द्वारा जो जीता हुआ प्रदेश है, इनको कुछ दिया जा सके और फ्रांस में शांति स्थापित किया जा सके। वीना सम्मेलन का उद्देश्य यही है। तो मित्र, मैं ये सारी बात समझाया और फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। और नए लेक्चर में मित्र बात करेंगे कि 1830 की जो क्रांति हुई, 1830 की क्रांति हुई, उसका पर्पस क्या था, वह कैसे हुई, इस पर बातचीत करेंगे। मित्र, आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत नमन। ओके, बाय, थैंक्स।